कोटा के इटावा से बड़ी खबर मिल रही है। बदमाशों ने 30 लाख की लूट को अंजाम दिया है। नाकेबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, फायरिंग कर फरार हो गए और 6 से ज्यादा ये बदमाश बताए जा रहे हैं। कारवाड़ गांव में लूट कर ये बदमाश भागे थे। पीड़ित ने इटावा थाने में मामला दर्ज करवा दिया। जो थाना इटावा की जो पुलिस गश्त पार्टी थी वो नाकाबंदी कर रही थी बदमाशों और चोर चक्कों के खिलाफ। इतने में ही खातौदी की तरफ से गेता रोड की तरफ कुछ संदिग्ध मोटरसाइकिलें आई जिन पे काफ़ी लोग सवार थे। उन मोटरसाइकिलों को हमारी गश्त पार्टी के द्वारा रुकवाने का प्रयास किया तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें नहीं रोकी और गणेशगंज की तरफ अपनी मोटरसाइकिलें भगा के ले गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता शाकिर के साथ में। शाकिर, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, ये पूरी की पूरी जो वारदात है ये अपराधियों ने इस तरह से की है कि पहले तो उन्होंने इटावा थाना इलाके के करवाड़ में एक वारदात को अंजाम दिया। 30 लाख रुपए की उन्होंने लूट की, नकब देने की घटना की और उसके बाद में वो मौके से फरार हो गए। जब उस घटना को लेकर के नाकाबंदी करवाई गई तो इटावा के पास में पुलिस ने जो नाकाबंदी कर रही थी तो वहाँ पर भी जो है तो पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले। 2 मोटरसाइकिल जरूर पुलिस को हाथ में दिए मौके से, लेकिन फिलहाल जो है करीब आधा दर्जन जो बदमाश हैं वो फिलहाल पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। आसपास के ग्रामीण इलाकों में उनके छिपे होने की सूचना है। इस पर पुलिस ने जो है भारी पुलिस लवाजमा जो है वो तैनात किया। के साथ साथ कई सारी टीमें गठित करके ग्रामीण क्षेत्रों में दबिश दी जा रही है। आसपास के जो खेत है वहाँ पर भी पुलिस ने सर्च अभियान चला रखा है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद से जो है लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है कि वो पहले एक लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद में पुलिस नाकाबंदी को भी तोड़ करके वो फरार हो जाते हैं। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल बरामद किए मौके से और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। DYSP के साथ साथ जो आसपास के जो थाना अधिकारी हैं उनको भी मौके पर बुलवा लिया गया है और एक टीम गठित की गई है जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के दबिश दे रही है। ग्रामीणों को भी जो है सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल किया गया है पुलिस की तरफ से। तो जो अपराधी हैं बदमाश जो है उनका हुलिया उसमें बताया गया है, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस को सफलता नहीं मिली है और बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है उस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। जी शाकिर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अलवर से बड़ी खबर, निमराना थाने से रात को कुख्यात बदमाश फरार हो गया। कुख्यात बदमाश महेंद्र रायसिक फरार हो चुका है। आरोपी पर 34 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा के फतेहाबाद का निवासी है आरोपी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र के साथ। राजेंद्र, 34 से ज्यादा मामले हैं, बावजूद इसके ये आरोपी फरार हो चुका है। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? जी, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की कितनी लापरवाही है। आप इसका एक उदाहरण समझ सकते हैं कि अभी पपला कांड की 1 साल हुआ है। पपला किस तरीके से बहरोड़, नीमराणा, शाहजहांपुर, बहरोड़ समीपवर्ती थाना इलाका का क्षेत्र है और नीमराणा थाना इलाके में देर रात हार्डकोर बदमाश जिसके खिलाफ 34 मामले दर्ज थे और वो थाने के से फरार हो जाता है। तो कहीं न कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में कि आखिरकार पुलिस जो थाने में बंद और कैद में जो बंद है आरोपी उसकी भी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। तो आखिरकार जनता की पुलिस क्या सुरक्षा करेगी? नीमराणा थाना पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे थे। आज ये बड़ा सवाल हुआ है कि किस तरीके से एक आरोपी हार्डकोर बदमाश जिसके खिलाफ 34 मामले दर्ज हैं वो फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस की जो टीमें हैं, नीमराणा DSP लोकेश मीणा के नेतृत्व में टीम ने पीछा किया था और ग्रामीणों की मदद से उसको आरोपी को महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है हालांकि पुलिस ने। लेकिन एक पुलिस के कार्यशैली पर, पुलिस की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार थाने में जो कैदियों को, जो बदमाशों को पुलिस पकड़ती है वो वहां भी सुरक्षित नहीं है और वहां पुलिस को चकमा देकर के फरार हो रहे हैं।
इस मामले में अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है और उच्च अधिकारियों के द्वारा अभी तक इस मामले में दोषी कौन जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारियों की ड्यूटी थी, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी थी, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जी राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और भीलवाड़ा से भी एक बड़ी खबर मिल रही है। बांगड़ अस्पताल की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सुभाष नगर थाना अधिकारी कासोटिया ने इस मामले में जानकारी दी। तो स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर बांगड़ हॉस्पिटल की है, जिसकी तीसरी मंजिल में आग लग गई है। हालांकि आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण आग की संभावना बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कैसे आग के कारण हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया और सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे मौके पर मौजूद दमकल की टीम आग बुझाने की कोशिशों में जुटी है। और ये खबर जोधपुर से, जहां महात्मा गांधी अस्पताल के कैश काउंटर पर बैठे ठेका कर्मचारियों से कुछ लोगों ने मारपीट की। कर्मचारियों का बस इतना दोष था कि उन्होंने मरीज से अपना नंबर सही कराने के लिए कहा था, जिसके बाद मरीज के तीमारदार मौके पर पहुंचे और कर्मचारी के साथ मारपीट की। घटना के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी। उन्होंने मांग की कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक काम नहीं करेंगे। ड्यूटी पे था, एच नंबर गलत होने की वजह से मैंने उसको बोला था कि एच नंबर गलत है, सही करा के लेकर आओ। तो ऐसे ही गया और 10-15 मिनट बाद गेट दिया हुआ था, गेट गेट दिया हुआ तो गेट बजाने लगे। तो मैंने कहा बोला खिड़की बाजा, गेट बंद है, गेट नहीं खुलेगा। तो उसने गाली गलौज करनी स्टार्ट कर दी। गाली गलौज करनी स्टार्ट करने के बाद मैंने उसको बोला गाली गलौज क्यों कर रहा है, तो मैंने गेट खोल दिया। गेट खोलने के बाद उसने मारपीट करनी स्टार्ट कर दी। और आबकारी विभाग जयपुर ग्रामीण ने बड़ी कार्रवाई की। जयपुर ग्रामीण डीओ बाबूलाल जाट के नेतृत्व में टीम ने अजमेर रोड नेशनल हाईवे पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मौके से 12 चक्का कंटेनर से 1490 कार्टून अवैध शराब बरामद की गई। साथ ही मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं जब्त की गई शराब की कीमत 90 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और जयपुर से बड़ी खबर, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। हरियाणा से ये अवैध शराब का कंटेनर पकड़ा गया। अंग्रेजी शराब की 170 पेटी पुलिस ने जब्त किए। 2 आरोपियों को पुलिस ने कंटेनर के साथ गिरफ्तार किया। जयपुर में शराब मंगवाने वाले व्यापारी को नामजद किया गया। हरियाणा से अवैध रूप से जयपुर में ये शराब मंगवाई जा रही थी। कुंडा चेक पोस्ट के पास पुलिस ने कार्रवाई की। और अब कोरोना स्टेट रिपोर्ट का समय बदल गया। अब 24 घंटे की कोरोना रिपोर्ट जारी होगी। शाम 6 बजे कोरोना रिपोर्ट को रोज जारी किया जाएगा। और प्रदेश में 24 घंटे में 1021 नए केस सामने आए। कोरोना का संक्रमण 1,13,000 के पार पहुंच चुका है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,13,124 हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,322 मौतें हो चुकी है। 93,805 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए। 92,546 लोग डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में 17,997 केस एक्टिव हैं। आज 1,540 रिकवर हुए। 1,723 को डिस्चार्ज किए गए।
और कोरोना पर अपडेट के लिए बात करते हैं हमारे जयपुर संवाददाता सचिन से। जोधपुर से हमारे साथ ललित सिंह जुड़ गए हैं और कोटा से शाकिर अली। सचिन, जयपुर के अंदर हालात कैसे कहे जा सकते हैं फिलहाल? कोरोना के संक्रमण की बात करें तो जिस तरह से पूरे प्रदेश को यदि हम देखते हैं तो इस समय कोरोना जो है चरम पर है और रोजाना नए कायम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कोरोना के द्वारा, क्योंकि अगर कल के बीते हुए दिन को देखें तो 1021 से ज़्यादा पॉजिटिव एक दिन में आए हैं, यानी 24 घंटे में 1000 का आंकड़ा पूरा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे प्रदेश में भी अगर हम देखते हैं तो 18,000 से ज़्यादा पॉजिटिव जो हैं इस समय प्रदेश में आ रहे हैं और ख़ास करके राजधानी जयपुर जो है वो काफ़ी वल्नरेबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से सरकार ने इंतजाम बढ़ाए हैं, खास करके अस्पतालों में बेड की बात करें, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात करें या इसके अलावा आईसीयू वेंटिलेटर की बात करें, तो सरकार कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कल भी सवाई मानसिंह अस्पताल में 32 बेड का एक नया आईसीयू शुरू किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आरयूएचएस अस्पताल और जयपुरिया जो कि कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, यहाँ से वे गंभीर मरीज जो कि कोरोना से मुक्त हो जाते हैं, यानी वो नेगेटिव हो जाते हैं लेकिन उन्हें अन्य गंभीर बीमारियां हैं तो उन्हें आईसीयू की जरूरत होती है, तो वो ऐसे में परेशानी होती है कि कोविड हॉस्पिटल में उन्हें रखा नहीं जा सकता है। तो उनके लिए 32 बेड का एक नया आईसीयू बना करके तैयार कर दिया गया है, मरीजों को वहां शिफ्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा राजधानी जयपुर की भी यदि हम बात करें तो 1,13,000 से ज्यादा पॉजिटिव राजधानी जयपुर में आ चुके हैं। मौतों की बात कर लें तो यहाँ पर 1300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, कुल 1322 मौतें राजधानी जयपुर में दर्ज हुई हैं। लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने चिकित्सकों से जिस तरह से समीक्षा बैठक की उसमें ये कहा कि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उस पर नियंत्रण रखने के लिए जरूरी है कि जो कोरोना से बचाव के जो नियम हैं उनकी पालना को सख्ती से लागू कराया जाए। इसके लिए 11 जिलों में आपने देखा कि धारा 144 भी लगा दी गई है, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अब इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। धार्मिक और सामाजिक आयोजनों पर भी जो है रोक लगाई गई है। तो ये कुछ कवायद है जिसको लेकर के राजधानी जयपुर में कोशिश की जा रही है कि कोरोना पर संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, आंकड़ों में कमी आई या बेतहाशा बढ़ रहे हैं? देखिए आसिफ, जोधपुर शहर में खतरनाक स्टेज पे पहुंच चुका है कोरोना संक्रमण और रिकॉर्ड तोड़ 604 पहली बार रिकॉर्ड टूटा है। 604 मरीज सामने आए। हालांकि जो सीएमएचओ की रिपोर्ट में तो 296 बताया है, लेकिन 304 मामलों को छुपाया गया है। 5 और मौतें दर्ज की गई है। इस लिहाज से जोधपुर में 20,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और मौत का आंकड़ा भी पिछले 19 दिनों में 121 पहुंच चुका है। तो आंकड़े लगातार डरावने वाले सामने आ रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है अब तक कोई संतुलन नहीं बन पाया है, लगाम नहीं लग पाई है। हालांकि दौरे हो रहे हैं, बैठकें हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे इसका कोई रोक नहीं लग पा रही है। हालांकि लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जोधपुर शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ से मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन आंकड़ों पर रोक कब लगेगी। फिलहाल प्रशासन दावा कर रहा है कि बहुत जल्द स्थिति कंट्रोल में आएगी, लेकिन आंकड़े अपने आप बताते हैं कि स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति पहुंच चुकी है और अस्पतालों में अब 9 बेड की स्थिति है। महात्मा गांधी अस्पताल फुल हो चुका है, एम्स फुल हो चुका है, एमडी में भी जो 300 बेड की नई व्यवस्था की थी वो भी अस्पताल फुल हो चुका है। तो ऐसे में लगातार मरीजों की स्वास्थ्य महकमा परेशान है। जी शाकिर, कोटा में भी स्थिति विस्फोटक है। जी बिल्कुल आसिफ, कोटा में भी लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। सितंबर का ये जो महीना है इसी में अब तक जो है 20 दिनों में 3,000 से ज़्यादा पॉजिटिव रोगी आ गए हैं। कोशिश जरूर की जा रही है, इलाज के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। जिम्मेदारी जनता को, आम जन को निभानी होगी। जब तक गंभीरता के साथ 100% सहयोग जनता जो है सरकार का इस अभियान के तहत ये जो मिशन चलाया जा रहा है कोरोना से मुक्ति का, उसके तहत नहीं मिलेगा, तब तक जो है पॉजिटिव रोगियों की तादाद में कमी नहीं देखी जाएगी। क्योंकि कई जगहों पर सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो पाती है। अभी भी बाजार जो है खुले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो लगातार भारी पड़ती जा रही है और पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। 8,000 के पार कोटा में पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा चला गया है। हालांकि रिकवर भी जो है 5,000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। 300 से ज़्यादा लोग अभी कोटा के अस्पतालों में भर्ती हैं और उसके अलावा जो तमाम दूसरे पेशेंट हैं वो होम आइसोलेट हैं। तो कोशिश जो है लगातार जिला प्रशासन की ओर से, चिकित्सा विभाग की ओर से, सरकार की ओर से लगातार की जा रही है कि रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान जो है वो
ग्रास रूट लेवल पर इस मुस्तैदी के साथ लागू हो, आम जन जो है उसमें गंभीरता दिखाए, लेकिन फिलहाल जो है उतनी गंभीरता नहीं देखी जा रही है और इसी का नतीजा है कि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। इलाज के लिए भी जो है लगातार जो है सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि कोटा में ऑक्सीजन की कमी को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। तो ऐसे में एक बार बिल्कुल फिर जो है शाकिर, हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी को बेहद संभल कर चलने की जरूरत है। 2 गज की दूरी और मास्क, ये इस समय रामबाण इलाज है जब तक वैक्सीन नहीं आती। आप तीनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। काल है, हर कोई अपने और अपने परिवार के गुजारे को लेकर परेशान है, लेकिन इस संकट काल में भी कुछ बुजुर्ग प्रशासनिक संवेदनहीनता का दंश झेलने को मजबूर हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेरी बेटी की शादी भी हुई, तब भी मैंने विश्वविद्यालय से निवेदन किया था, लेकिन विश्वविद्यालय ने कोई भी मुझे ना पत्रों का जवाब दिया, ना ही उस पर कोई कार्रवाई की गई। बेटी की शादी के लिए समय पर पैसे नहीं मिलने का दर्द नया नहीं है। देश प्रदेश में ऐसे कई बेबस हैं जो धूमधाम से अपनी लाडली की शादी नहीं कर पाते। पर अगर आप इस बुजुर्ग की बेबसी का जिम्मेदार किसी चिट फंड कंपनी को समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। निरंजन लाल आर्य के सपनों पर किसी चिट फंड कंपनी की मार नहीं पड़ी है। इन और इन जैसे दूसरे बुजुर्गों की बदहाली का जिम्मेदार जोबनेर का श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। दीनानाथ शाही भी पेंशन की राह देखते देखते आजिज आ चुके हैं। मेरे बाद जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं 31/12/2017 तक के ग्रेजुटी का भुगतान हो गया है, लेकिन मैं 2015 में रिटायर्ड हुआ हूं, फिर भी हमारे ग्रेजुटी का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। बेवजह पेंशन रोके जाने से आहत बुजुर्गों ने अब राज्यपाल को पत्र भेजकर पेंशन दिलवाने की गुहार लगाई है। और जब मेरी दूरभाष पर उनसे बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मिस्टर चीमा, आप जहां भी जाना चाहें, जहां चले जाएं, किसी कोर्ट में यदि इनका समाधान होता हो इस तरह करवाएं। तो उनका ये कहना बिल्कुल उचित नहीं था। आपने वो शेर सुना होगा, मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। पर ये वो बुजुर्ग हैं जो उम्र भर खटने के बाद भी जरूरत का पहाड़ नहीं लांघ पा रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर का होटल लक्ष्मी विलास अब सरकार के कब्जे में है, पर क्या आप उस शख्स को जानते हैं जिसने कौड़ियों में बेची गई करोड़ों की जमीन का घपला उजागर किया? नहीं ना? तो चलिए जीत के इस नायक से मिलते हैं। हर साजिश को किया तार तार। 1911 की बात को हर प्रलोभन के आगे देखने से किया इनकार। चल भले कुछ भी आए, परंतु इतना बड़ा घोटाला हो और एकदम चुप होके बैठ जावे, देखती आंख मक्खी को निगलने वाली बात। मंजिल तक पहुंचाई जुनून की लड़ाई। बेशकीमती जमीन सरकार को दिलाई। जुनून के सिर जीत का सहरा। जांच की उसमें तो अपराधी मान लिया है और घोटाला मान लिया है। दूसरी जांच हुई, उसके अंदर क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे हैं। तीसरी जांच हुई, उसमें क्लोजर रिपोर्ट, बिना जांच के क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं है ना, किसी न किसी के। देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी इंसाफ पाने की हर कोशिश पर पानी फेर रही थी, पर अंबालाल नायक ने भी ठान रखी थी, अंजाम चाहे जो हो, जीत हासिल करके ही रहूंगा। सरकार की करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव नहीं बिकने दूंगा। सीबीआई को कलेक्टर स्टैंप ड्यूटी की जो रिपोर्ट थी, वैल्यूएशन रिपोर्ट, वो पेश की। इन्होंने बताया था कि झील के किनारे 500 मीटर तक नो कंस्ट्रक्शन जोन है। मैंने लीला का उदाहरण दिया, मैंने रेडिएशन का उदाहरण दिया। आखिर कोई कारोबारी कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका एक मुलाजिम उसके खिलाफ
खम ठोक कर अदालत में खड़ा रहे। इसलिए अंबालाल नायक नौकरी से निकाले गए, धमकाए गए, पर हार नहीं मानी। अंबालाल की लड़ाई रंग लाई। खाना पीना हराम हो गया। मैं इस कंपनी के अंदर द ललित ग्रुप के अंदर 2002 फरवरी में इन्होंने टेक ओवर कर लिया था, 27 फरवरी को। तब से लेकर अक्टूबर 2003 तक मैं अंदर ही इनका कर्मचारी रहा, और कर्मचारी रहते हुए भी मैंने, कहते हैं ना कहावत है कि समुद्र में रहना और मगर से बेर करना, या ताला में रहना मगर से बेर करना, वो तो इन्होंने मेरे ऊपर दबाव भी डाला। और कोटा से बड़ी खबर, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का मामला। केंद्र के 3 सदस्य मुकुंदरा टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं। 5 सदस्यीय टीम के 3 सदस्य यहां पर पहुंचे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में। टाइगर रिजर्व की बारीकी से विजिट कर रही है टीम। रिजर्व के उचित प्रबंधन और वर्तमान हालात की स्थिति को जानने के लिए ये टीम यहां पर पहुंची। रिजर्व की रिपोर्ट कलेक्ट कर भारत सरकार को सौंपी जाएगी। भारत सरकार ने एनटीसीए द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के उचित प्रबंधन के लिए, खास करके जो बाघ यहाँ लाए जाएं या बाघों का यहाँ आना जाना होता रहता है, इसके प्रबंधन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उस पर आप चर्चा के लिए, साथ में उसको देखने के लिए, और किस तरह से भविष्य में भी और अभी भी जो स्थिति है उसमें सुधार किया जाए, ताकि बाघों का आवागमन जो है इस पूरे क्षेत्र में, जो कि रणथंभौर से लेकर और ये पूरा जो सर्किट है इनका। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।